नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिना किसी परेशानी के बता दीजिए, कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो आपको नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में, मैं जीत राणा स्वागत करता हूँ आप सभी का। तो एक बार मुझे बता देंगे कि भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो आप नहीं कर रहे हैं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको आ रही है तो मुझे बताइए, मैं आपकी समस्याओं को दूर कर देता हूं और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि मूल विधि का ये है लेक्चर नंबर 15। मैंने आपसे कहा है कि कंप्लीटली मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा पूरी मूल विधि को यूट्यूब पर, और उसी क्रमखंड में यह आज आपकी अगली क्लास है जो SC ST अधिनियम 1989 पर काम करेगी, इसके बारे में चर्चा करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। राम राम सरपंच साहब, राम राम भाई, सबके हाल है? कभी गच चाल रहे हो कती हैं? चल फिर स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास को। एकदम बढ़िया ही लेवल पर इसको हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे इस अधिनियम के बारे में। ये आपका ओवरऑल सिलेबस है जिसको इस बार दर्शाया गया है। इसके पश्चात अगर मैं बात करूं, यदि आप देखते हैं भारतीय दंड विधान प्रक्रिया के अंतर्गत अगर आप जाएंगे SC ST अधिनियम, अगर हम बात करें अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि का संरक्षण, इससे महिलाओं से और बच्चों से मिलकर जो आपके टोटल क्वेश्चन आते हैं, 17 में 6 आए थे, 21 में 7 आए थे। ओवरऑल अगर मैं देखूंगा तो क्वेश्चंस की संख्या भले ही ज्यादा है, बट इन 2 सालों में तो संख्या इतनी है। इसी पुराने क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। उन सब के बारे में भी हम चर्चा उसी स्तर पर करेंगे। अब हम बात करें, यहां पर हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम कर चुके हैं, ठीक है, घरेलू हिंसा कर चुके हैं, स्त्री अशिष्ट रूपण कर चुके हैं। अगला एक्ट मैं पोक्सो कराऊंगा, उससे पहले मैं ST ST अधिनियम करा रहा हूं। इसके अलावा मैं आपको जो यहां पर करा चुका हूं, यातायात नियम का इंपोर्टेंट पॉइंटर होता है ट्रैफिक रूल्स, करा चुका हूं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम करा चुका हूं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम करा चुका हूं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है। जनहित याचिका भी मैं आपको करा चुका हूं। तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी करा दी हैं और आगे आने वाले समय में मैं और चीजें भी आपको कराऊंगा। तो अब मुझे ये बताइए कि ये वाली क्लास मैं थियरी में लूं या फिर क्वेश्चंस में? याद रखना, मैं दोनों तरीके से रेडी हूं। क्वेश्चन आपको चाहिए, मैं क्वेश्चन से भी रेडी हूं। अगर आपको थियरी चाहिए, मैं थियरी से भी रेडी हूं। जैसा आप कहेंगे मैं तो वैसे रेडी हूं, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं इस बारे में प्रण ले चुका हूं कि मैं आपको पूर्णतः इस बार मूल विधि को आपको थियरी फॉर्मेट में कराने वाला हूं, उसके बाद उसके MCQs कराने वाला हूं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं थियरी से, आपका रिकॉल भी हो जाएगा एंड उसके बाद आप चीजों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, सीख पाएंगे, राइट। चलिए भाई, जो पॉलिटी की क्लास रात में होती है भाई, सुबह सुबह मूल विधि होती है। थियरी को स्टार्ट करते हैं। सोमू ने कह दिया है, अब सोमू की बात थोड़ी टाली जाएगी। क्या रे सोमू? मूल विधि UPSI और हमारे एक्ट का क्या नाम है? थोड़ा तेज करना, एक्ट की हेडिंग डाल लीजिए। एक्ट आपका कौन सा? एक्ट की हेडिंग डालो। एक्ट है सर हमारा SC ST अधिनियम, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम, अनुसूचित जाति या जनजाति अधिनियम, ठीक है। अधिनियम 1989, अधिनियम 1989 1989 के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति जो अधिनियम आता है उसके बारे में हम बात करते हैं। बीच बीच में क्वेश्चंस आपके आते रहेंगे। सबसे पहले हम इसी के पश्चात बारे में बात करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? जाति व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बहुत ध्यानपूर्वक लिखिए। जाति व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। बच्चे ये समझना जरूरी है, जाति क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है जाति। इस पूरे एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक्ट लाया ही क्यों गया, इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। एक बच्चा कल सुपर चैट दे के गया था, तो उसका यही सवाल था, कोई भी एक्ट क्यों लाया जाता है, जो मैं हर क्लास में बताता हूं, ठीक है। और इस बार में भी मैं बताऊंगा आपको कि इसकी जाति व्यवस्था की कास्ट सिस्टम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। कास्ट सिस्टम्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा है। देखो, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मेरी सोच विकसित है, वहां तक मैं ऋग्वैदिक काल को जानता हूं जो जाति व्यवस्था के बारे में उल्लेख कर पाए। जानता तो मैं इससे पुराने समय को भी हूं, परंतु जहां जाति व्यवस्था का प्रथम वर्णन हो वो समय मैं अधिकतम जानता हूं ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में ठीक है, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद लिखा गया
ऋग्वेद लिखा गया, ऋग्वेद लिखा गया। हमारे 4 वेद हैं। कितने वेद हैं हमारे? 4 वेद हैं। वी हैव 4 वेदास। तो जिसमें जो ओल्डेस्ट वेद है हमारा, वो कौन सा है बच्चे? हमारा ओल्डेस्ट वेद है ऋग्वेद। अब है उसके ऊपर भी बात कर लूंगा, टेंशन मत लो, पहले इसको हम कर लेना। हाँ, अब आप इतने अच्छे बच्चे हैं एकदम, अब एकदम पूकी बन जाओ अब, ठीक है, क्लास में ध्यान दो। तो अब यहां ध्यान दिया मैंने कि भाई ऋग्वेद हमारा ओल्डेस्ट हमारा वेदा है। ओल्डेस्ट वेदा हमारा आपको देखने को मिलता है, ये सबसे प्राचीनतम है, प्राचीनतम आपको देखने को मिलता है, सबसे प्राचीनतम वेद है और ऋग्वेद। अच्छा, ऋग्वेद के बारे में ना हमें पता लगता है कि इसके अंदर 10 मंडल हैं। इसमें कितने मंडल है? 10 मंडल हैं। और उसमें सूक्तों की संख्या कितनी है? 10,562 है। कोई 562 बताता है, कभी कभी कुछ किताबों में 10,462, अलग अलग संख्या लिखी हुई है। इस वजह से मैं लिख देता हूं, यह संख्या थोड़ी अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग है। सूक्त है ये, सूक्त को बोलते हैं हाइम्स, इनको बोलते हैं वॉल्यूम्स। तो इसमें जो 10वां मंडल है, जो 10वां मंडल हमें देखने को मिलता है, इस 10वें मंडल, टोटल है इसमें 10 मंडल, और इसी में जो 10वां मंडल है वो है पुरुष सूक्त। जो 10वां मंडल है बच्चे, वो कौन सा है? 10वां मंडल है, उसको अंदर आपको देखने को मिलता है। 10वें मंडल में हमें देखने को मिलता है पुरुष सूक्त। इस 10वें मंडल में हमें क्या देखने को मिलता है? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त हमें देखने को मिलता है, पुरुष सूक्त हमें देखने को मिलता है, पुरुष सूक्त हमें देखने को मिलता है। अब बच्चे, पुरुष सूक्त किस बारे में चर्चा करता है बताओगे? पुरुष सूक्त कहता है जाति व्यवस्था के उल्लेख के बारे में। पुरुष सूक्त किस बारे में बात करता है? जाति व्यवस्था के उल्लेख के बारे में ये बात करता है। जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ये कास्टिज्म के बारे में बात करता है। यही बात करता है कास्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, इसको बोलते हैं कास्ट कॉन्सेप्ट। तो कास्ट कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा यही करता है। बट यहां जो कास्ट कॉन्सेप्ट है वो वर्क बेसिस है, वर्क आधारित है, कार्य आधारित है, कार्य आधारित है। और ये किस प्रकार से है बच्चे? सर ये आपको देखने को मिलता है किस तरीके से? सर यहां पे है आपका सबसे ऊपर है ब्राह्मण, ब्राह्मण आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब है क्या? ये कहते हैं कि भगवान के शरीर के अनेकों अंग हैं, भगवान के शरीर का मुख अर्थात उनकी वाणी अर्थात उनका ज्ञान ब्राह्मण होगा। भगवान की भुजाएं जो रक्षा के लिए बनी है, जो पुरुष सूक्त के अंदर उल्लेखित है, इसमें परम ब्रह्मा भगवान विष्णु का उल्लेख किया गया है। तो भगवान विष्णु के जो हाथ होंगे वो क्षत्रिय होंगे, भगवान विष्णु की जो जंगाएं होंगी वो वैश्य होंगे, और भगवान विष्णु के 2 पदक होंगे यानी जो पैर होंगे वो शूद्र होंगे। कहा गया कि एक ऐसा भी यहां पे टर्म है जो समाज के अंदर किसी प्रकार से ज्वाइन नहीं किया जा सकता। कोई भी बच्चा उसको देखेगा अपवित्र हो जाएगा, उनको चांडाल कहा जाता है, बट उसको लिखा नहीं जाता। मैं नहीं लिख सकता क्योंकि वो इसमें टर्म में नहीं आता। लिखा जाता है कि इसको ना लिखा जाए। तो ब्राह्मण जो होता है, मुख को ब्राह्मण कहा जाता है, मुख। तो भगवान का जो फेस होगा, भगवान का फेस ऑफ पुरुष, इनको बोला गया था सत्य पुरुष। सत्य पुरुष का जो चेहरा था, सत्य पुरुष या गॉड लिख लीजिए सीधा, ब्रह्मा फेस। क्षत्रिय हो गए हाथ, क्षत्रिय का ओरिजिन कहां से होता? हस्त से। हस्त का मतलब होता है हैंड, हैंड से होते हैं क्षत्रिय, ठीक है, एक्चुअली ये वाले, ठीक है, 4 हैंड्स। इसके अलावा जो आपकी थाइज होती हैं, ठीक है, जंघा से होता है वैश्य, थाइज से होता है आपका क्या? वैश्य होता है। लास्ट बचा शूद्र, शूद्र होता है पैरों से, फुट से होता है पैर से क्या होता है? फुट से होता है शूद्र। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, राइट। लेकिन ये जितनी भी व्यवस्थाएं मैंने आपको यहां बताने की कोशिश करी है, जितनी भी ये व्यवस्थाएं हैं, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं पता आपको लगेगा कि सर ये सारी व्यवस्थाएं कैसी थी? कार्य आधारित थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जन्म आधारित हुई। क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में कैसी हुई? उत्तर वैदिक काल में यह जन्म आधारित हो गई, जन्म आधारित हुई, वहीं से जन्म आधारित हुई। उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित हुई। इट बिकेम ऑन बर्थ बेसिस, बर्थ बेसिस। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ? लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ? लेटर वैदिक पीरियड में ये होता है कि लेटर वैदिक पीरियड में ये बन जाती है कैसी? बर्थ बेसिस। कि शूद्र के घर शूद्र पैदा होगा और ब्राह्मण के घर ब्राह्मण पैदा होगा। ये बात यहां पर कही जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज यहां पे हमें पता लगी। क्या आप इसको समझ पाए? नेक्स्ट पेज पर बढ़ूं।
ठीक है, इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अगर आप इस चीज को समझ पाए तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो जैसे ही यह जन्म आधारित शुरू हुई, तो जन्म के आधार पर जातिगत व्यवस्था में एक तबका दबता चला गया। वही जो तबका है समाज में, उसी को लेकर लोगों ने अपनी अलग अलग धारणाएं बना ली, उनको पिछड़ा हुआ मान लिया, उनको दबा कुचला मान लिया, और उनका जो विकास है वो वास्तविकता में उस स्तर पर नहीं हो पाया जिस स्तर पर शायद हो सकता था। इसी वजह से आज हमें उनको बचाने की, उनका संरक्षण करने की, उनके लिए विशेष प्रावधान देने की आवश्यकता पड़ती है। उसी लिए आपका SC/ST अधिनियम लाया गया। आप समझ पाए? ठीक है, चलिए। शिवानी ओझा, आप क्यों ले रही हैं दिमाग पे बोझा? आप टेंशन फ्री रहिए, जो आपको बताया गया था वह सर्वोत्तम था। आप ध्यान देंगे यहां पर, अगर आपने नोट कर लिया तो आप इस पे ध्यान देंगे। मैंने आपको बताया जन्म आधारित जाति व्यवस्था के कारण, जन्म आधारित जाति व्यवस्था से, जन्म आधारित जाति व्यवस्था से, जाति व्यवस्था से, जाति व्यवस्था से एक जो पूरा एक संपूर्ण जाति समूह, एक संपूर्ण जाति समूह, जाति समूह समाज में पिछड़ गया, समाज में पिछड़ गया, समाज में पिछड़ गया। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, बर्थ बेस्ड कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम make difference in society, difference and one group backward, one group backward among all, backward among all, backward among all। सबके बीच में से एक ग्रुप जो है वो पीछे रह गया। अब उसी के बारे में हमें इन चीजों को देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। अरे शिवानी बच्चे टेंशन मत लो, उसको मैं देख लूंगा। ठीक है, आप टेंशन मत लो, इसको देखते हैं। तो मैंने बताया कि इसी वजह से आप देखते हैं, इसी कारण से समय समय पर प्रावधान हुए। So there were many reforms over the time, इसी वजह से अलग अलग समय पर रिफॉर्म्स हुए। अच्छा, एक बात समझना, पहली बार अगर मैं बात करूं, पहली बार जाति आधारित प्रावधान कब आया था? जाति आधारित प्रावधान कब आया था? आधारित कोई राजनीतिक प्रावधान कब आया? प्रावधान कब आया? तो पहली बार अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज या प्रोविजन कब आया? फर्स्ट आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन कब आया? प्रोविजन इन इंडिया, तो बच्चे अगर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन की बात करूं जो जाति आधारित था, वो सबसे पहले कब आया था? 1932 में पूना पैक्ट के दौरान। कब आया था? 1932 में पूना पैक्ट के दौरान। 1932 पूना पैक्ट आपको देखने को मिलता है। पूना पैक्ट जो यरवदा जेल के सामने हुआ था, उसको यरवदा पैक्ट भी बोलते हैं। यरवदा जेल के सामने हुआ था। ये किसके लिए था? SC वर्ग को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए, SC/ST को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए, ठीक है। तो SC/ST को क्या पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने के लिए एक्ट लाया गया था। एंड इट वाज बिकॉज ऑफ हुम, लाइक ये किसकी वजह से आया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये किसकी वजह से आया था? डॉक्टर भीमराव। एक तो डॉक्टर भीमराव आपको देखने को मिलते हैं, डॉक्टर भीमराव एंड गांधी जी एंड टीम, इनके बीच में पैक्ट साइन हुआ था। डॉक्टर भीमराव की डिमांड थी कि SC/ST को थोड़ा ज्यादा इसमें मतलब एक अलग ही रेफरेंस मिलना चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट समझना लल्ला, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, थोड़ा दिमाग लगा लेना यहां पर। ये चीज तो चलो मैंने आपको बताई, आप समझ में आई और आप इसको जान भी पाए।
बट एक ना बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, दलित, ठीक है, शूद्र, हरिजन, दीज आर डिफरेंट टर्म्स। यह अलग अलग शब्दावली है, यह शब्दावली अलग अलग है, यह शब्दावली अलग अलग है, संबंध रखती हैं पर अलग अलग हैं। यह संबंध रखती हैं बट अलग अलग टर्म है, यह संबंध रखते हैं पर यह अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है। खुद डॉक्टर भीमराव इसको कहते हैं। अब ये वाला जो पॉइंट है, किसी दिन मैं आपको कास्टिज्म इन इंडिया पढ़ा रहा हूंगा तो मैं उसको तब पढ़ा दूंगा, बट इसको अभी मैं फिलहाल में बताता हूँ। डॉक्टर भीमराव की थियरी है, ये अलग अलग है, ठीक है। ये चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीनों टर्म अलग हैं, बट इन्हीं के विकास के लिए अलग अलग एक्ट भारत में लेकर आए गए हैं, इन्हीं के विकास के लिए अलग अलग एक्ट लेकर आए गए हैं भारत में। तो आजाद भारत में, इंडिपेंडेंट इंडिया में 1989 में इस प्रकार का एक प्रावधान लाया जाएगा, 1989 में इस प्रकार का एक प्रावधान लेकर आया जाएगा जिसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। आर यू रेडी? रेडी? बहुत बढ़िया। अगर आप रेडी हैं तो समझिए, ठीक है। क्या हुआ, तो अभी हम बात करते हैं किसके बारे में, SC/ST एक्ट 1989। और बताओ, सब कुछ ठीक चल रहा है भाई? SC/ST एक्ट 1989, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 की हम बात कर रहे हैं। चलिए भाई, बात करना शुरू करते हैं 1989 अधिनियम के बारे में। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट तो ऑब्जेक्टिव ही होगा ना बाबू। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये था, SC/ST, ठीक है, जातियों पर हो रहे सामाजिक उत्पीड़न को रोकना, सामाजिक उत्पीड़न को रोकना, उत्पीड़न को रोकना और समाज में उनकी स्थिति को सुधारना, तथा समाज में स्थिति को सुधारना, समाज में स्थिति को सुधारना, स्थिति सुधारना। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्लास में ऐसे हैं जिनको ये पता होना चाहिए कि सर इसका तो मिसयूज बहुत होता है। सर हम सुने हैं सर मिसयूज होता है इसका, आपको नहीं पता? होता है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है ऐसा होता है। तो सच में? हाँ माना है। तो क्या कहा उन्होंने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इसका कोई मिसयूज होता है और वो ऑफिशियली पाया जाता है तो उसको 10 वर्ष तक की सजा दी जाएगी। तो मैं इसके यूज और मिसयूज दोनों पे बात करूंगा। मैं ऐसा नहीं है कि केवल एक तरफ बात करूं, दोनों पे मैं बात करूंगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी कि SC/ST जातियों पर हो रहे सामाजिक उत्पीड़न को रोकना तथा समाज में स्थिति सुधारना। तो उद्देश्य इसका यही है, ऑब्जेक्टिव इसका यही है, टू रिड्यूस एट्रोसिटी अगेंस्ट SC/ST and enhance their life standard, उनके जीवन स्तर को सुधारना इसका काम था, ठीक है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो पॉइंट यहां पर यह आता है कि सर इसके अंदर कितनी धाराएं हैं, कितने भाग हैं, कितनी शेड्यूल्स हैं। धाराएं, भाग और शेड्यूल्स के बारे में बात की जाएगी। इसमें कितनी धाराएं हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं सबसे इंपॉर्टेंट तो भाग होगा। कितने भाग हैं इसमें बताइए फटाफट, जिसको पता है वो बताओ कि इसके अंदर कितने भाग आपको देखने को मिलते हैं, कितने सेक्शन अर्थात धाराएं देखने को मिलती हैं, धारा देखने को मिलती हैं, और कितनी अनुसूचियां हैं यदि इसमें हैं तो, अनुसूची कितनी है यदि इसमें है तो, शेड्यूल्स कितनी है इफ इट हैज। अगला पॉइंट आता है बच्चे SC/ST अधिनियम के बारे में कि यह पारित कब हुआ, लागू कब हुआ। यह पारित कब हुआ, पास कब होता है, और ये आपका एंटेक्ट कब हुआ यानी लागू कब होता है। राष्ट्रपति की इच्छा मिलना यहां होता है, कॉन्सेंट बोलते हैं इसको, प्रेसिडेंट कॉन्सेंट, और यहां बोलते हैं इसको कि आपका ये रेटिफाई कब हुआ, इंपोज कब हुआ, ठीक है, एंटेक्ट कब हुआ, इसके बारे में बात करते हैं, एंटेक्ट कब हुआ। एक एक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 5 भाग हैं, 23 सेक्शन है, एक अनुसूची है। 5 भाग हैं, 23 सेक्शन है, भाग हैं 5, सेक्शन है 23, और अनुसूची है मेरे भाई 1। पूछा जाता है कि इसको कब लागू किया गया, कब इसको पारित किया गया, 11 सितंबर और
30 जनवरी, याद रखना 11 सितंबर और 30 जनवरी। 11 सितंबर 1989, 30 जनवरी 1990। इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको देखेंगे। अब बताइए समझ में आई बात, आगे बढ़े। ठीक है चलिए, अब हम बात करें कौन से भाग में क्या है, तो वो आगे आपके जैसे जैसे भाग आते जाएंगे मैं भाग की चर्चा करता रहूंगा, या चाहो तो मैं एक बार में भाग लिख देता हूं। बताओ, चलो लिख ही देता हूं, क्या ही फर्क पड़ जाएगा एक बार में। सारे भाग कितने हैं, 5 ही भाग हैं, तो उनके बारे में लिख लेते हैं। 1 से 2, 3 से 9, 10 से 13। 1 से 2, 3 से 9, 3 से 9, 10 से 13। ठीक है 14। लाइक इसमें क्या होता है कि सारे डिवीजन हम आराम से कर सकते हैं। 14 से लेके सीधा 15, 14 से लेके सीधा 15, और फिर 16 से 23, फिर 16 से लेके 23। बात खत्म हुई। हमेशा पहला जो होता है वो प्रारंभिक ही होता है, कि प्रीलिमिनरी इसके अंदर क्या चीजें हैं। प्रीलिमिनरी आपको देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं प्रारंभिक, इसको बोलते हैं प्रारंभिक प्रीलिमिनरी। 3 से लेके 9 जो होता है ये दूसरा भाग होता है। ये कौन सा भाग है भाई जी, हमारा ये दूसरा भाग होता है। इसमें अत्याचार के अपराध हैं, ठीक है, पनिशमेंट है, अत्याचार अपराध है इसमें, अत्याचार के अपराध, अत्याचार के अपराध आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका मतलब है पनिशमेंट फॉर एट्रोसिटी, अटॉनमेंट फॉर एट्रोसिटी, अटॉनमेंट फॉर एट्रोसिटी, ठीक है, एट्रोसिटी। हल्के में मत लेना भाई, इंग्लिश में तो मैं एकदम, हिंदी में मैं तो एकदम, दोनों में ही एकदम क्लासिक क्लासिक बातें आपको बताऊंगा, कुछ नहीं छोड़ेंगे। फिर निष्कासन धारा आपको देखने को मिलती है, निष्कासन धारा, निष्कासन धारा आपको देखने को मिलती है, निष्कासन। हिंदी में इसको लिख लीजिएगा निष्कासन, ठीक है, निष्कासन, इसके बारे में हम लिखेंगे। स्पेशल कोर्ट आपका होगा 4 में, स्पेशल कोर्ट होगा, विशेष न्यायालय, स्पेशल कोर्ट, विशेष न्यायालय, न्यायालय होगा, विशेष न्यायालय आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा, विशेष न्यायालय। और 16 से लेके जो 23 होगा वो है एक स्पेशल तरीके से होगा, इसके बारे में लिखना प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन इसको बोलते हैं, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन होता है, मिसलेनियस बोलते हैं यार इसको, मिसलेनियस। इसमें एक रह जाता है यार, देखो भागों की इस बात तो ये रही, यह है भाग पहला, भाग पहला, भाग दूसरा, ठीक है, भाग तीसरा, भाग चौथा, भाग पांचवा, लाडले एक इसमें ना भाग 4A भी होता है, एक होता है इसमें भाग 4A, भाग 4A भी आपको देखने को मिलता है, भाग 4A लिखा हुआ नहीं है बात अलग है, लेकिन भाग 4A भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। उसमें एक ही सेक्शन होता है 15A, इसमें एक ही सेक्शन होता है 15A। अरे डेविल बेटा मान जा, 15A होता है इसमें, इसमें केवल एक ही बात लिखी हुई है, पीड़ित और साक्षी के प्राधिकार। जो भी पीड़ित है तथा साक्षी है, साक्षी है छोरी साक्षी को ना, साक्षी का मतलब होता है विटनेस, इसके अधिकार क्या होते हैं वो लिखे हुए हैं, साक्षी अधिकार, ठीक है। चलो तो इसमें लिख लेना कि जो भी आपका विक्टिम है या विटनेस है तो उनके राइट्स होते हैं, राइट्स ऑफ विक्टिम एंड विटनेस, इंग्लिश में लिख लीजिए राइट्स ऑफ विक्टिम एंड विटनेस। ये विशेष न्यायालय है, स्पेशल कोर्ट है। नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, जो हो गया बताओ, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है फटाफट से बात करते हैं। बढ़िया यार, अब बढ़िया लगा, मतलब सही चल रहा है आज, स्पीड भी ठीक है आज। अवाम में प्रणाम, राम राम भाई साहब, अवाम में प्रणाम भाई। सोमवीर क्या हाल है? सोमवीर, अच्छा इंदौर, अच्छा विटनेस, हाँ अवाम में प्रणाम। हाँ यहाँ फेमस है यार, ये हमारे एरिया में फेमस है अवाम प्रणाम। अच्छा ये बताइए कि दरोगा बनने के बाद आप पहला काम क्या करेंगे सब के सब, क्योंकि ये थियरी क्लास है तो इसमें कमेंट तो आपकी आएंगी नहीं इतनी ज्यादा, तो आप ऐसे ही बता दो दरोगा बनने के बाद क्या करोगे पहला काम, याद रखेंगे मुझे, हैं? चलिए
ठीक है, इट्स मी। अभी बच्चे, अभी आपने मेरी पीवाईक्यू सीरीज नहीं करी है ना मूल विधि की, जब आप मेरी मूल विधि की पीवाईक्यू सीरीज कर लें उसके बाद हम बात कर लेंगे। अभी भाई आप छोड़िए, ये छोड़िए कि सर आपने ये नहीं पढ़ा था, वो छोड़ो, आप क्लैट का पेपर दे लेना। और बताओ, छोटी बात करते हैं आप तो लाडले। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले भाग 1 के बारे के, सेक्शन 1 की बात करते हैं। सेक्शन 1 क्या है? सेक्शन 1 किस बारे में चर्चा करता है उसके बारे में समझते हैं। तो सेक्शन 1 के अंदर सिर्फ हमेशा की तरह वही है, धारा 1 के बारे में हमेशा की तरह वही है। ठीक है, इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ यहां पर दिया गया है। प्रारंभ यहां पर दिया गया है, तो इसको बोलते हैं, इसका ब्रीफ नेम क्या होगा? ब्रीफ नेम, ब्रीफ नेम एक्सपेंशन। और इसका जो है बच्चे स्टार्ट कब से है? स्टार्ट 30 जनवरी, 30 जनवरी, 30 जनवरी 1990। और बच्चे अगर मैं विस्तार की बात करूं, एक्सपेंशन की बात करूं, तो संपूर्ण भारत में है। संपूर्ण भारत में इसका एक्सपेंशन आपको देखने को मिलता है। एक्सपेंशन कहां है इसका? इसका एक्सपेंशन संपूर्ण भारत में है। ठीक है, चलो। ब्रीफ नाम इसका आपको पता है, SC/ST एक्ट इसके ब्रीफ नाम के तौर पर ही जाना जाता है, तो इसके बारे में हम सीधे तौर पर याद रखते हैं। कोई समस्या मुझे नहीं लगता कि इसमें आपकी होगी। ठीक है, चलिए। सेक्शन 2 हमेशा से ही परिभाषाओं के लिए रहा है, एक्ट संबंधी परिभाषाएं हैं। तो 2A में हम बात करते हैं कि परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। लीजिए, एक्सपेंशन इन द होल इंडिया। होल इंडिया में एक्सपेंशन है, होल इंडिया में एक्सपेंशन है। तो सबसे पहले आप देखेंगे धारा 2। धारा 2 में जैसा मैंने बताया परिभाषाओं का उल्लेख है, परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं यानी डेफिनेशंस आपको देखने को मिलते हैं, डेफिनेशंस आपको देखने को मिल जाती हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे धारा 2 का A। अत्याचार क्या है? अत्याचार क्या है? ठीक है, एट्रोसिटी क्या है? एट्रोसिटी क्या है? अत्याचार क्या है? तो इसमें बताया गया है कोई भी ऐसा एक्शन या कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो धारा 3 के अंदर दंडनीय है। ठीक है, कोई भी ऐसा अपराध जो धारा 3 में दंडनीय है, कोई भी अपराध जो धारा 3 में दंडनीय है वो अत्याचार है। कोई भी अपराध, अपराध जो धारा 3 में दंडनीय है, जो धारा 3 में दंडनीय है, कोई भी ऐसा अपराध जो धारा 3 में क्या है? धारा 3 में दंडनीय है। ठीक है, चलिए। एनी क्राइम, एनी ऑफेंस पनिशेबल इन, एनी ऑफेंस पनिशेबल इन सेक्शन 3। जो सेक्शन 3 में पनिशेबल है वही चीज इसमें शामिल हो जाएगी। अच्छा, एक बात को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, चलिए। अनिकेत बाबू राम राम, कि वो हमें देखें और हमारे करीब ना आए, कि वो हमें देखें हमारे करीब ना आए, ये अत्याचार नहीं तो क्या है? क्या ये अत्याचार है? मतलब कोई महिला मित्र हैं, वो आपको देख रही हैं, हंस रही हैं, आपसे चाहती हैं कि बात करें, परंतु वो आपके पास नहीं आ रही हैं, क्या यह अत्याचार है या नहीं है? क्या इसको हम अत्याचार कहेंगे? वो देखें हमें दूर से पर करीब ना आए, अत्याचार नहीं तो क्या है ये? तो ये अत्याचार नहीं है। क्यों नहीं है वो समझ लीजिए, क्योंकि इसका उल्लेख धारा 3 में नहीं है। और ये धारा 3 के थ्रू दंडनीय भी नहीं है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये अत्याचार भी नहीं है। अत्याचार वही होगा जो धारा 3 में दंडनीय होगा। ठीक है, ये तो भाई आप समझ लीजिए कि ये तो जालसाजी है। नहीं, ये बुलाती है मगर जाने का नहीं। ना 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 ना, ना। तो अत्याचार मैंने बता दिया कि कोई भी अपराध जो धारा 3 में दंडनीय है वो चीज आपको एट्रोसिटी में देखने को मिल जाएगी। दैट इज कॉल्ड एट्रोसिटी। ठीक है, ठीक है। एक कह रहा समझदारी है उसकी, मांझा मांझा। ठीक है, चलिए। आश्रित की बात करते हैं हम। ठीक है सर, घोर अन्याय है ये, अत्याचार है ये। मांझा मांझा भाई, मांझा। लो, धारा 2 का बी देख लेते हैं। ये ए था, धारा 2 का था यानी अ यानी ए। धारा 2 के बी की हम बात करते हैं, पीड़ित की। धारा 2 के बी की हम बात करते हैं, ब की का ख ख ख यानी बी। यार इंग्लिश में याद रख लो आप, धारा 2 के बी की हम बात कर लेते हैं, इसको आप ध्यान से समझ पाएंगे। ये है आश्रित।
आश्रित की हम बात करते हैं, आश्रित है कोई, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट कौन कहलाएगा? ठीक है, इसमें आप समझना, पीड़ित, पीड़ित के परिवार स्लैश संबंधी, संबंधी, जो भी कोई पर्सन है जो पीड़ित है, जो भी ऐसा पर्सन है जो इसके अंदर विक्टिम है, पीड़ित आपको देखने को मिल रहा है, अब उसके परिवार या कोई भी पॉइंट है यानी संबंधी है। अब इसमें क्या हो सकता है? परिवार पीड़ित, सॉरी, पीड़ित के परिवार संबंधी, पति, वो पत्नी भी हो सकती है, मतलब पति पत्नी, बच्चे माता पिता, बच्चे माता पिता, बच्चे हैं माता पिता हैं, ठीक है, बच्चे माता पिता, या अन्य संबंधी, अन्य संबंधी जो अपने भरण पोषण के लिए, अन्य संबंधी जो भरण पोषण के लिए पीड़ित पर आश्रित हैं, जो भरण पोषण, भरण पोषण के लिए पीड़ित की जिम्मेदारी है, वो आश्रित कहलाएंगे। पीड़ित की जिम्मेदारी है, वो आश्रित है, जिम्मेदारी है तो वो कौन है? आश्रित है, जिम्मेदारी है तो वो आश्रित कहलाएंगे, जिम्मेदारी है वही आश्रित है, वही आश्रित कहलाएंगे। मेरे ख्याल से आप आश्रित समझ गए होंगे। अ पर्सन, ठीक है, द पर्सन्स डिपेंड्स ऑन a person's relative to victim in any medium, victim in any way and depend on him slash her for basic need, उनको हम क्या कहेंगे बच्चों? उनको हम कहेंगे डिपेंडेंट, आश्रित कहेंगे। इंग्लिश वाले बच्चे भी लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, आप SC ST किसको कहेंगे? हु इज कॉल्ड एज SC ST? सर बिहार वाले भर सकते हैं। मेरी एक महिला मित्र है जो कि यूपी के ही है, उनके परिवार को उनके रिश्तेदार वाले परेशान करते हैं, न्याय दिलवाना है, तो हम सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। ओके देखिए, आपने बहुत केस देखे होंगे, लेकिन आज क्लास में काफी इंपॉर्टेंट केस है, नोट करने वाले बच्चे नोट करेंगे। मैं केस बता देता हूँ केस क्या है। एक बच्चा है जो बिहार का रहने वाला है, जो कि यूपी की एक महिला से विवाह करना चाहता है। वो लड़की तैयारी कर रही है सब इंस्पेक्टर की, वो दरोगन बनना चाहती है लड़की। अच्छा, आपके लिए लड़की जो भी आप हैं, अगर आप सुन पा रही है, नहीं सुन पा रही हैं, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करें। शिवकरण कुमार जी से अगर आपका संबंध है तो उस संदर्भ में, और शिव कुमार का कहना है, शिवकरण जी का कहना है, शिवकरण जी का, कि जी मैं बिहार से हूं, तो क्या मैं यूपी में फॉर्म भर के दरोगा बन सकता हूं, ताकि दरोगा और दरोगन एक हो पाए? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन आपको जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और कट ऑफ आपको जनरल कैटेगरी की पार करनी पड़ेगी। बिल्कुल आप कर पाएंगे, याद रखिए। ठीक है, चलिए, इनकी बात तो मैंने बता दी, छोड़ो, अब आगे हम बात करते हैं। बिल्कुल बढ़ सकते हो यार, जनरल कैटेगरी में आओगे आप। सेक्शन 2C की हम बात करते हैं। मैं तो कहता हूं मस्त प्लान है बच्चे। 2C की बात करते हैं, धारा 2C की हम बात कर लेते हैं। फटाफट ध्यान दीजिए, धारा 2C। SC ST क्या होंगे? SC ST क्या है? आपको क्या लगता है कौन होते हैं SC ST? आप जितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं, फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए, हु आर SC ST? कौन है SC ST? आपके हिसाब से कौन है SC ST? बताएं। SC ST का मतलब क्या है? देखो, 306 जो हमारा आपको देखने को मिलता, संविधान का आर्टिकल 366, संविधान का आर्टिकल 366 के अंदर
जो 24 और 25वां क्लॉज है, हाँ, धारा 366 के 24 तथा 25 वह जो क्लॉज है वो इन्हीं के बारे में उल्लेखीकरण करता है, वो इन्हीं के बारे में उल्लेखीकरण करता है। धारा 366 के 24 और 25 में उल्लेखीकरण है, ठीक है। जो इसमें उल्लेखित है वही SC ST है, जो इसमें उल्लेखित है, जो इसमें उल्लेखित है वही SC ST है। जो इसमें डिस्क्राइब्ड है, आर्टिकल की बात कर रहा हूं, आर्टिकल है, धारा लिख दिया क्या मैंने, है आर्टिकल लिखना है इसकी जगह। आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आर्टिकल 366 के 24 तथा 25वें क्लॉज में है वही SC ST होंगे, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट ये भी है, अच्छा ये तो वो है जो एक्ट में लिखा हुआ है, ये एक्ट में लिखा हुआ है, एक्ट में लिखा है, ठीक है। SC ST एक्ट में ये बात लिखी हुई है। मैं एक चीज लिख देता हूं जो एक्ट में लिखी हुई नहीं है, वो चीज मैं यहां लिख देता हूं, ये एक्ट में लिखा हुआ नहीं है इसलिए अलग से लिख रहा हूं। जो आर्टिकल 341 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि पॉलिटी लेवल अलग ही है मेरा, फिर 341 में आपको देखने को मिलते हैं लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, लिस्ट ऑफ SC ST, SC एंड ST। इसमें सूची दी गई है, SC ST की सूची दी गई है कि कौन सी जाति अनुसूचित जाति होगी और कौन सी जनजाति होगी, इसके बारे में उल्लेखीकरण यहां दिया गया है। अगर आप याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा। इसमें SC ST की सूची कि कौन सी जाति SC में आएगी, कौन सी जाति ST में आएगी, वो आर्टिकल 341 में दिया गया है। मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलिए 2C को आपने देख लिया, फिर आगे हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अध्याय 2 की बात करते हैं, सीधा हम बात करते हैं अपराधों के बारे में, अपराधों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए सीधा आप हेडिंग डालिएगा भाग 2 अपराध और वगैरह के लिए, ठीक है। अगले पेज पे डालते हैं हेडिंग, या इससे पहले इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं जिससे कि आपको भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, ठीक है। चलिए एक सेकंड रुकिए, कुछ एक्ट देख लेते हैं, बेसिक एक्ट ले लेते हैं, ये लीजिए। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चे जो इससे रिलेट करते हैं, UPSI से रिलेट करते हैं, तो इनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। पहला ही है, एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने के लिए उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। इसके बारे में थोड़ा बताइए। क्वेश्चन है बच्चे ये कुछ, ठीक है, फिर हम उसके बाद दोबारा से थियरी पे बात करेंगे। अच्छा वो दरोगा नहीं है, अच्छा ओके ठीक है। देखो सवाल बहुत बढ़िया है कि पूछा है कि संवैधानिक निकाय है जो अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटी प्रिवेंशन कमेटी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है और शेड्यूल कास्ट प्लानिंग कमीशन आपको देखने को मिलती है। देन करेक्ट आंसर इसके अंतर्गत क्या होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इसके अंदर क्या होगा, इसके बारे में चर्चा की गई है, फटाफट इसके बारे में चर्चा कीजिए और बताइए। कमाल करते हैं, अरे यार हद होती है। बाबू सुनो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। इसके अंदर क्या किया गया था, नेशनल कमीशन बनाया गया था आपका शेड्यूल कास्ट के लिए, नेशनल कमीशन बनाया गया था शेड्यूल कास्ट के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान दिया करो यार, अनुसूचित जातियों के लिए बात की गई थी तो उसके लिए NCSC बना दिया गया आर्टिकल 338 के माध्यम से। तुम कहां खो रहे हो, यहां आर्टिकल 338 के माध्यम से आर्टिकल 338 का यूज करते हुए आपका एक नेशनल कमीशन बना दिया था शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है। और इसके अंदर वर्तमान में जो हेड है वो कौन है वो मुझे बताएंगे, इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, इसके वर्तमान अध्यक्ष आपको कौन देखने को मिलते हैं, वर्तमान अध्यक्ष आपको कौन देखने को मिलते हैं, वो आप मुझे फटाफट से बताएंगे। आर्टिकल 338 में उल्लेखित है, BA है इसका आंसर, हद होती है। नेक्स्ट है, यदि एक लोक सेवक, अच्छा ये आगे आएगा, प्रिवेंशन डिटेंशन के बारे में आगे आएगा, इसको जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। वैसे मैं बता दूं, यदि कोई लोक सेवक है अनुसूचित जाति या जनजाति के संबंधित कर्तव्य की उपेक्षा करता है, अपने काम को नहीं करता, तो धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी सजा मिल सकती है, उसको 12 महीने की सजा मिल सकती है। वैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है, 2017 में आया था, इसको हम पीछे जाके पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
चलिए ओके, चलिए इस तरीके के सवाल आएंगे। चलो आप आ जाइए दोबारा से, क्योंकि क्वेश्चन फिर हार्ड आएंगे। आसान क्वेश्चन इसमें नहीं आते, हार्ड आते हैं, तो ध्यान देते हैं। हम भाग 2 की हम बात करते हैं। भाग दो इसमें सेक्शन कहां से कहा आता है? सेक्शन 3 से लेकर 9 तक है। तो हेडिंग डाल लीजिए सीधा सेक्शन 3, धारा 3 के बारे में हेडिंग डाल लीजिए। धारा 3 अपराध, अपराधों का उल्लेख है। अपराधों का उल्लेख यहां पर दिया गया है, अपराधों का उल्लेख यहां पर दिया गया है। एक्सपेंशन दिया गया है किसका? एक्सपेंशन ऑफ क्राइम्स, ऑफेंसेस, एक्सपेंशन ऑफ ऑफेंसेस दिया गया है। क्या क्या अपराध हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। फटाफट इसके बारे में हेडिंग डालिए और देखिए क्या क्या अपराध आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए बिना परेशानी के हम बात करते हैं। देखो किसी SC/ST कोई व्यक्ति है, उसके मुंह में जबरदस्ती कुछ डाला जाना, उसके मुंह में जबरदस्ती कुछ डाला जाना जो घृणात्मक है और वो अखाद्य है। ठीक है, घिनौना है, याद रखना। SC/ST के मुख में, पॉइंट बना के लिखिएगा, SC/ST के मुख में, SC या ST वर्ग के व्यक्ति के मुख में, व्यक्ति के मुख में अखाद्य, अखाद्य स्लैश या घिनौना, अखाद्य घिनौना पदार्थ, अखाद्य घिनौना पदार्थ डालना, अखाद्य या घिनौना पदार्थ डालना जो खाने योग्य नहीं है। ठीक है, अखाद्य घिनौना पदार्थ स्लैश पेय डालना जो जबरदस्ती डाला जाए, जबरदस्ती से, जबरदस्ती से डाला जाए, जबरदस्ती, जबरदस्ती से डाला जाए, डाला जाए, अपराध होगा ये। जो जबरदस्ती से डाला जाए वो एक प्रकार से क्या होगा? वो अपराध होगा। ठीक है, डाला जाए या खिलाया जाए या मजबूर किया जाए, खिलाया जाए या मजबूर किया जाए, स्लैश मजबूर किया जाए, मजबूर भी किया जाए तो वो इसी में आएगा, जाए तो बच्चे वो इसी में आएगा। ठीक है, अब समझना अपराध क्या है। SC या ST क्लास पर्सन, SC या ST क्लास पर्सन forced to eat, forced to eat inedible, inedible content, inedible food or water, inedible food or water, water। ये तो हो गया इंग्लिश में और ये हो गया हिंदी में, ये तो हो गया इंग्लिश में और ये हो गया हिंदी में। ठीक है, चलिए हीनियस का मतलब क्या होता है बच्चे? घिनौने का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं बच्चे, बताओ। हीनियस होता है ये, हीनियस मतलब कोई चीज जिसको देख के घिनना है, विभत्स। ठीक है, आगे बात करते हैं भीम। लो भाई अगला, उसके घर के समक्ष कुछ डालना, SC या ST वर्ग के व्यक्ति के, वर्ग के व्यक्ति, व्यक्ति के घर के आगे, के घर के आगे घिनौना, घृणात्मक, घृणात्मक पदार्थ डालना, एकत्रित करना, पदार्थ डालना एकत्रित करना, पदार्थ डालना एकत्रित करना, एकत्र करना। इंग्लिश में बहुत छोटा सा हो जाएगा। अच्छा बच्चे सोच रहे हैं कि सर इंग्लिश में इतना छोटा है, हिंदी में इतना ज्यादा है, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है ये एक्ट बनते ही इंग्लिश में है, बाद में इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो लिख लेना, टू पुट हीनियस substance, substance in front of SC/ST हाउस। और ये किस लिए किया गया है? ताकि उसको नीचा दिखाया जा सके। ठीक है, किसी SC/ST व्यक्ति को शुद्ध करना, शुद्ध करना, हानि पहुंचाना, शुद्ध करना, धमकाना, तो समझिएगा शुद्ध करना, हानि पहुंचाना, अपमानित करने, किसी SC/ST व्यक्ति को शुद्ध करना,
किसी SC ST व्यक्ति को शुद्ध करना, शुद्ध करना, नीचा दिखाना, शुद्ध करने का मतलब देखो मैं एग्जैक्ट बताता हूं तुम्हें कि कहते हैं ना, अरे उसका तो यार उन्हें कभी पानी सतार दिया, सुनिए ये बात कभी, तो उसका तो यार उन्हें कभी पानी सतार दिया, सुनी बात। हाँ, वो चीज शुद्ध करना होती है, किसी को नीचा दिखाना, शुद्ध करना, ठीक है। तो वो शुद्ध करने के रेफरेंस में आपकी होती है हानि पहुंचाना। और अपमानित करने के आशय से, नीचा दिखाना, अपमानित करने के आशय से, अपमानित करने के आशय से, अपमानित करने के आशय से, अपमानित करने के आशय से घर में जानवर का मलमूत्र, घर में SC ST के घर में, SC ST के घर में मलमूत्र, मरा जानवर या अन्य घिनौना पदार्थ डालना, घिनौना पदार्थ डालना। तो ये चीज आपको यहां देखने को मिल जाती है, घिनौना पदार्थ डालना, ये चीज मेरे ख्याल से आपको यहां देखने को मिल जाएगी, ठीक है, समझना। समझ में आई बात? सर नोट्स बनाएंगे तो उसमें से सभी क्वेश्चन लिखेंगे, हाँ ठीक है। बात समझ में आई? मरा जानवर ही फेंक दे रहे हैं, उसको नीचा दिखाना चाह रहे हैं वो। ये सब कौन करता है भाई? लोग करते होंगे तभी तो ये सरकार की नजरों में पहुंचा, तो समझना। टू मेक फील, टू मेक अटैक ओवर dignity of SC ST person by scalding publicly and put heinous substance in his home, her home। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। अगला, कोई SC ST ग्रुप का कोई व्यक्ति है, SC ST से संबंध वो रखता है, उसको गंजा करना, ठीक है, उसको या समझ लिए उसको जूतों की माला पहनाना, उसका मुंह काला करना, अर्धनग्न करना, ठीक है, और गरिमा कम करने के उद्देश्य से उसे सार्वजनिक तौर पर सड़क पर चलाना, ये भी आता है। SC ST वर्ग के व्यक्ति को, अच्छा, यहां व्यक्ति टर्म का मतलब किसी केवल पुरुष से नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये केवल पुरुष की बातें चल रही है, नहीं, सबकी चल रही है, महिला भी चल रही है, ठीक है। चलिए, तो समझिए, SC ST वर्ग के व्यक्ति को जूतों की माला पहनाना, मुख काला करना, जूतों की माला पहनाना, इसको बोलते हैं गार्लैंड ऑफ फुट। मैं इंग्लिश में नहीं लिख पाऊंगा, स्पेस नहीं है, आप कृपया लिख लेना गार्लैंड ऑफ फुट, गार्लैंड ऑफ शूज, जूतों की माला पहनाना, मुख काला करना, ठीक है, शाही लगाना है, यानी मुख पर मुख काला करना, और गरिमा कम करने के उद्देश्य से, गरिमा कम करने के उद्देश्य से समाज में घुमाना, करने के उद्देश्य से गरिमा कम करने के उद्देश्य से समाज में घुमाना, कि आज बेटे तेरी झंड कर देंगे, तो ये चीज गलत होगी, इसके बारे में बात बताई गई है, नोट करो।
ठीक है, मेरे ख्याल से आप लिख पाए होंगे। ठीक है, ये सब चीज आपको देखने को मिलती है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये नोट होते ही बता दीजिए, नोट मेरे ख्याल से आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो नोट कर ही लिए होंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे ये अपराधी चल रहे हैं, धारा 3 ही चल रहा है, धारा 3 ही चल रहा है। अपराधों के बारे में बात चल रही है, अपराध के बारे में ही बात चल रही है, अपराध, ऑफेंसेस की ही बात चल रही है, ऑफेंसेस। अच्छा, ऑफेंसेस ही नहीं है केवल, इसमें पनिशमेंट्स भी हैं, ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट्स, पनिशमेंट्स, पनिशमेंट्स भी इसी में है, दंड भी इसी में है। केवल इसमें ऑफेंसेस नहीं है, दंड भी है इसमें, वो आगे आएंगे। तो अभी आगे बस समझना। जूतों की माला पहनाना, वो मैंने लिख दिया। गंजा करना, SC ST वर्ग के व्यक्ति को गंजा करना, वर्ग के व्यक्ति को गंजा करना तथा सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा का हरण करना, सामाजिक प्रतिष्ठा का हरण करना, प्रतिष्ठा का हरण करना, हरण करना। उसका क्या है, जो भी सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको खत्म करना, उसको गंजा करके सब लोगों के सामने उतारना। कपड़े उतारना पीसी में आता है, गंजा करना, कपड़े उतारना, कपड़े उतारना। नग्न या अर्धनग्न करना, नग्न या अर्धनग्न करना, अर्धनग्न करना, नग्न करना। जैसा कि मैंने बताया, यह स्त्री व पुरुष दोनों के रेस्पेक्ट में है। हाँ, अगर यहां स्त्री होगी तो यह मामला संगीन हो जाएगा, इसको भी समझिएगा। ये सब धारा 3 में ही चल रहा है, अभी पीछे भी धारा 3 में ही है, अभी ये धारा 3 ही चल रही है, उसी के अंदर ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं। ठीक है, कोई SC ST वर्ग का कोई व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है जो ST SC वर्ग से है, तो उसकी भूमि पर बलपूर्वक कब्जा करना। ठीक है, उसकी भूमि पर बलपूर्वक कब्जा करना और उसकी जितनी भी फसल है उसको बेचना, उस पर खेती करना। SC ST वर्ग, ये मतलब ये केस मैंने देख रखा है, ये वाला भूमि पर कब्जा हमारे यहां थोड़ा सा था, अब नहीं है, अब इसमें बहुत सुधार आया है, वरना पहले था। SC ST वर्ग की भूमि पर कब्जा करना, की भूमि पर कब्जा करना, कब्जा करना। ठीक है, उनकी जमीन पर खेती करना, उनकी जमीन पर खेती करना, खेती करना। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, उनकी जमीन बेचना, उनकी खेत फसल बेचना, उनकी फसल बेचना, बेचना। मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ये अभी हमें पता लगी थी, मुझे और मेरे बुआ के लड़के को। हुआ क्या था कि हमें कुछ जमीन लेनी थी, मतलब मेरी बुआ के लड़के को लेनी थी। मैं तो जी गल गया था, मेरे पास तो पैसे नहीं है इतने कि मैं जमीन ले पाऊं, तो मेरी बुआ के लड़के को जमीन लेनी थी। तो हम गए थे एक जगह जमीन देखने के लिए, तो वो जमीन ठीक थी, रोड पे थी, प्लस हमें जिस काम के लिए चाहिए थी वो बढ़िया था। तो हमने पूछा कि भाई ठीक है, जमीन को आप बेच दीजिए, बात कर लेते हैं। लेकिन हमें बाद में पता लगा कि ये जो जमीन है ये किसी ऐसे पर्सन की है जो कि एक SC वर्ग से बिलोंग करता है। तो क्या उस जमीन को हम खरीद सकते थे? नहीं, उस जमीन को हम नहीं खरीद सकते थे, फिर हमें वो जमीन नहीं मिल सकती थी। तो ये भी थोड़ा होता है, इसके बारे में भी याद रखना। ठीक है, अब SC ST वर्ग की व्यक्ति की, वर्ग के व्यक्ति की जमीन तबाह करना, जमीन नहीं, सॉरी फसल तबाह करना, फसल तबाह करना, अवैध प्रकार से काटना, अवैध उसका लाभ लेना, अवैध लाभ लेना, और सिंचाई ना देना, तथा सिंचाई ना देना, सिंचाई साधन न देना, सिंचाई साधन ना देना, न देना। ये होता है कई बार। इसमें हमारे यहाँ SC ST छोड़ो, ये तो आपस में एक समूह के लोगों के द्वारा भी कर लेते हैं, जो सरकारी ट्यूबवेल समझते हैं, सरकारी ट्यूबवेल जो होती है, सरकारी ट्यूबवेल जो होती है, तो हमारे यहाँ बहुत होता है सरकारी ट्यूबवेल जो होती है हमारे यहाँ, तो वो जिसके खेत के द्वारा होगी, ठीक है, वो कब्जा कर देगा पानी पे, तो वो पानी नहीं देगा किसी को। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ
जैसे हमारे खेत में पानी जा रहा है, हमारी ट्वेल है अपनी, ठीक है, हमें सरकारी ट्वेल की जरूरत नहीं पड़ती है, बट पहले पड़ती थी, ठीक है। तो जैसे अब हमारे खेत में पानी जाना शुरू हुआ, 4 दिन पानी जाएगा वो। अब वो जो 4 दिन पानी जाएगा, पहले लाइट ऐसे नहीं आती थी जैसे आप सोच रहे हो, पहले 8-8 घंटे लाइट आती थी बस हमारे गांव में। तो 8 घंटे हमारे गांव में पानी जाकर आया, तो मैं जैसे खेत पे चला गया, पापा तो नहीं, चाचा वगैरह, पापा तो बाहर रहते हैं, तो अब जैसे चाचा वगैरह में चले गए, तो हमने अगर आज पानी बुलाना शुरू करा ना, तो अब 4 दिन हम ही पानी बुलाएंगे। बीच में अगर किसी ने पानी काट लिया, मगर लाट ले, दिक्कत नहीं। तो ऐसे होता है। अब जैसे दूसरा खेत वाला अगर उसने शुरू कर दिया, फिर वो 4 दिन वो चलाएगा अपने खेत में, या जितने भी दिन उसकी फसल होगी। तो ऐसे होता है। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति है, SC ST वर्ग के साथ ऐसा किया जाता है, तो कानूनी तौर पर अपराध है, ठीक है, याद रखना। ये बहुत गलत होता है, अब तो नहीं होता खैर इतना, ये पहले बहुत होता था, ठीक है। चलिए फटाफट से, अब SC ST वर्ग के किसी व्यक्ति को जबरदस्ती कार्य कराना। आपसे, अरे भाई नहीं नहीं, मैं तो बहुत चुप रहता था, मेरे घर वाले तो मुझे बोलने नहीं देते थे, कहते थे तू घर आ जा भाई। मैं ठीक है जी, और मैं चुप आ जा गया। तुम्हें सच में लगता है मैं चुप आ जाता होऊंगा? यहाँ ध्यान दो, मैंने बताया SC ST वर्ग के किसी व्यक्ति को कब्र खोदने के लिए मजबूर करना, कब्र खोदने के लिए, कब्र खोदने के लिए मजबूर करना, कब्र खोदने के लिए मजबूर करना, मजबूर करना। एक्चुअल में क्या है कि ये जो धाराएं हैं, ये जो उपधाराएं, इसको तो जोड़ने का कोई मतलब नहीं था, इसको तो नहीं जोड़ना चाहिए था, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि इसको तो आप रहने दे, इसको चाहे तो नोट कर ले, क्योंकि एक्ट में ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए मैंने लिखवा दिया है कि भाई टू डिग द सीमेंट्री, सीमेंट्री का मतलब होता है कब्र। तो ये तो मतलब बेमतलब में लिखा है, इसको तो ना ही लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाला पॉइंट में लिखेंगे, ये वाला पॉइंट जरूरी है, ठीक है। इसको थोड़ा जरूरी लिख लेना, भूमि पर कब्जा, ये सारे पॉइंट बाबू जिस पर स्टार है वो जरूरी है, इसमें आप लिख लेना। SC ST वर्ग के किसी व्यक्ति से बलात्श्रम कराना या बंधुआ मजदूरी कराना, ये चीज आप नहीं नहीं, अलग अगला है वो पॉइंट, ये अलग ही है, कब्र खोदना अलग ही सेक्शन है एक, इसमें SC ST वर्ग के व्यक्ति को, SC ST वर्ग के किसी व्यक्ति से, वर्ग के किसी व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी कराना, बंधुआ मजदूरी कराना, मजदूरी कराना, बंधुआ मजदूरी कराना, फोर्स्ड लेबर कराने की बात की जा रही है भैया यहाँ पे, क्या बाबू? फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर की बात की अच्छी की जा रही है, लेबर की बात की जा रही है, ठीक है। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो समझ लेंगे यार, छोटी छोटी बातें हैं, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं हो रहा है तो पूछ लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम अगले पेज पे चलते हैं, ये अपराध की सूची बहुत लंबी है, अगले पेज पे चलते हैं। अरे मान जाएगा सत्यम, ना मानेगा? अरे SC ST व्यक्ति को वोट देने से रोकना या उसकी वोट कहीं और डालना, ठीक है। सानिया, मैंने क्या बताया, ये धारा 3 ही चल रही है बच्चे, अपराध और दंड चल रहे हैं, धारा 3 ही चल रही है, अपराध और दंड ही चल रहे हैं, अपराध तथा दंड, दंड ही चल रहे हैं, अपराध तथा दंड ही चल रहे हैं, इसके बारे में लिख लेना। SC ST वर्ग के किसी व्यक्ति को, थोड़ा तेज लिख लीजिए, SC ST वर्ग के किसी व्यक्ति को, वर्ग के किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को मतलब होगा क्या कि जो भी पर्सन है, एनीबडी, जो SC ST वर्ग के व्यक्ति को वोट देने से रोकना है, गलत वोट डलवाना, वोट देने से रोकना, रोकना या गलत वोट डलवाना, या गलत वोट डलवाना, या गलत वोट डलवाना, उससे वोट भी गलत डलवाई जाएगी और या उसको वोट देने से रोका जाएगा, तो अपराध होगा। अब कोई भी SC ST वर्ग का कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन है जो SC ST वर्ग से है, उसके खिलाफ झूठे सबूत पेश करना, ठीक है। SC ST वर्ग
कि व्यक्ति के खिलाफ झूठे सबूत पेश करना, कि व्यक्ति के खिलाफ झूठे सबूत पेश करना, झूठे सबूत पेश करना, झूठे सबूत पेश करना। आगे लिखिएगा इसी में, एससी एसटी वर्ग का ही कोई व्यक्ति है, लेट सपोज एससी एसटी वर्ग के व्यक्ति के खिलाफ लोक सेवक को गलत जानकारी देना। किसको? लोक सेवक को गलत जानकारी देना। यूपीजी की आपकी होगी। दूसरा, ये बात शायद अभी तक आपको ना पता हो, जो बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं मेरी क्लास को, उनको भी मैं आपसे विशेष विनम्र निवेदन प्लस एक जानकारी देना चाहूंगा कि बच्चे, आप जब सेलेक्ट होकर आएंगे, आपकी वर्दी मेरे पास आपका इंतजार कर रही है। मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि जो बच्चे मेरे पास आते हैं सेलेक्टेड होने के बाद, आपकी वर्दी हम साथ में जाएंगे आपकी वर्दी देखने के लिए, आपकी वर्दी का सिलेक्शन कराने के लिए हम साथ में जाएंगे कि जो वर्दी आप पहनेंगे। किट लेकर जाते हैं ना आप घर से, तो वर्दी लेके जाते हैं, वर्दी सिलवा के जाते हैं, तो हाँ, हम साथ में चलेंगे। और बताओ, ठीक है। व्यक्ति के खिलाफ, एससी एसटी वर्ग के व्यक्ति के खिलाफ लोक सेवक को गलत जानकारी देना, पब्लिक सर्वेंट को, लोक सेवक को गलत जानकारी देना, गलत जानकारी देना। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। सामाजिक तौर पर किसी की अपमान करना, कुछ महिलाओं से रिलेटेड भी लिख लीजिए, महिलाओं से रिलेटेड भी लिख लीजिए। ठीक है, चलिए ध्यान से लिखिएगा कि उसका सामाजिक तौर पर अपमान करना, एससी एसटी वर्ग के व्यक्ति का सामाजिक तौर पर, सामाजिक स्तर पर अपमान करना, क्या कर रहा? सामाजिक स्तर पर अपमान करना। हाँ, धमकाना उसको, मतलब पब्लिकली धमकाना। मतलब एक तो होता है नॉर्मल धमकाना, एक होता है पब्लिकली धमकाना। तो बेसिकली पब्लिकली धमकाने की बात चल रही है, समझे? जैसे लिख जाता है, आगे हम लिखते हैं जो एससी एसटी की महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं, उनको भी थोड़ा सा लिख लीजिए। कोई महिला है जो एससी एसटी वर्ग से बिलोंग करती है, तो उसकी मजबूरी का फायदा उठाना और उसी को देखते हुए उसके साथ लैंगिक संबंध बनाना। पुरानी मूवीज में इस तरीके की चीजें दिखाई जाती हैं। आई एम स्टन्ड, मैं शॉक हूं कि इस तरीके की बातें आखिरकार मूवी में दिखाते क्यों हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बात को समझिएगा। ठीक है, चलिए उसको समझिएगा आप। कोई एससी एसटी वर्ग की कोई महिला है, वो काम मांगने के लिए आती है, अपनी मजबूरी दिखाती है और किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ यौन संबंध बनाए जाते हैं, लैंगिक संबंध बनाए जाते हैं, वो गलत है। लिख लीजिए। बोर्ड को क्या हुआ? एक मिनट रुकना भाई। है तो ये धारा 3 ही, अभी धारा 3 ही चल रही है, धारा 3 ही आपकी चल रही है और धारा 3 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एससी एसटी वर्ग की किसी महिला की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ यौन संबंध बनाना। एससी एसटी वर्ग की किसी महिला की मजबूरी का फायदा उठाकर, की मजबूरी का फायदा लेकर उससे यौन संबंध बनाना, मजबूरी का फायदा लेकर उससे यौन संबंध बनाना। ठीक है, चलिए, मजबूरी का फायदा उठाकर उससे यौन संबंध बनाना। क्लियर? मजबूरी का फायदा लेकर
यौन संबंध बनाना, लेकर यौन संबंध बनाना, संबंध बनाना, यौन संबंध बनाना, उसके साथ सेक्सुअली अब्यूज करना, सेक्सुअली अब्यूजिंग अ वुमन ऑफ SC/ST क्लास when he was in the need, when she was in the need, when she was in the need, right? Yes. ठीक है, चलिए। कोई ऐसी वस्तु का अपमान करना जिसको SC/ST वर्ग, किसी ऐसी वस्तु का अपमान करना जिसको SC/ST वर्ग पवित्र मानता है, ऐसी वस्तु का अपमान करना, ऐसी वस्तु का अपमान करना, अपमान करना जिसे SC/ST वर्ग पवित्र माने, पवित्र माने। तो वो अगर किसी चीज को पवित्र मानते हैं, SC/ST वर्ग किसी चीज को पवित्र मानते हैं, ठीक है, तो उसका अपमान कर देते हैं अगर, तो ये गलत होगा, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। उनके रास्ते को रोकना, SC/ST वर्ग के व्यक्ति के रास्ते को रोकना, ठीक है, कि कोई रास्ता है उस रास्ते को बधिर कर देना, रास्ते को रोक देना, ठीक है, तो इसको पूरी तरीके से रोका जाएगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, लिखा? ओके, चलिए। मैंने बताया SC/ST वर्ग के रास्ते को बधिर करना, को बधिर करना, बधिर करना यानी रोकना, कि आप यहां से नहीं निकल सकते, आप वहां से नहीं निकलते, इस तरीके की चीजें। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल आप समझिए। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं मैं आपकी कमेंट ले लूंगा, टेंशन मत लो। हैंड नोट्स टेलीग्राम के ऊपर है। निशा कह रही हैं कि बच्चे क्लास में बात करने दो, मेरा काम आपको पढ़ाने का है। ठीक है, आगे बढ़िए। छुआछूत, छुआछूत यहां नहीं आता बच्चे। SC/ST के रास्ते को, SC/ST वर्ग के किसी व्यक्ति को मोहल्ले से बाहर कर देना, SC/ST वर्ग के व्यक्ति को मोहल्ले से बाहर कर देना, व्यक्ति को क्षेत्र/मोहल्ले से बाहर करना, क्षेत्र या मोहल्ले से बाहर करना, मोहल्ले से बाहर करना, बाहर करना, कहना कि भाई तुम नीच जात के हो, अब तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। ये चीज करना ही गलत है, ये कानूनी तौर पर अपराध है। ठीक है, चलो। या किसी व्यक्ति को, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, SC/ST वर्ग के किसी व्यक्ति को जाति सूचक शब्द कहना। मैं शब्द कह नहीं सकता अब, लेकिन आप सब जानते हैं मैं किस शब्द की बात कर रहा हूं। इस प्रकार का कोई भी शब्द अगर कहा जाएगा तो वो गलत है, जाति सूचक शब्द नहीं कहने। ठीक है, तो SC/ST वर्ग के किसी व्यक्ति को जाति सूचक शब्द करना, SC/ST वर्ग के किसी व्यक्ति को जाति सूचक शब्द कहना, किसी व्यक्ति को जाति सूचक शब्द कहना, जाति सूचक शब्द कहना, शब्द कहना। तो जाति सूचक शब्द अगर कहे जाते हैं वो कानूनी तौर पर अपराध है, समझते हो? ठीक है, चलिए। ये 3 का 1 चल रहा है। हाँ, पीछे से ये 3 का 1 ही चल रहा है। ये लिखा इसलिए नहीं था क्योंकि आगे मैं 2 लिखूंगा। अगर इस प्रकार का कोई भी अपराध किया जाता है, जो अभी तक मैंने पीछे आपको इस पेज, पीछे वाले पेज, उस वाले पेज पे बताया, इसमें से अगर कोई भी काम किया गया तो उसमें सजा मिलेगी, दंड मिलेगा मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम 5 ईयर्स। इस प्रकार के किसी भी दंड पर, जितनी भी पीछे मैंने बताए हैं, ठीक है, इस प्रकार के किसी भी दंड पर, इस प्रकार के किसी भी दंड पर, इस प्रकार के किसी भी अपराध पर, इस प्रकार के किसी भी अपराध पर, किसी भी अपराध पर, अपराध पर, इस प्रकार के किसी भी अपराध पर सजा 6 महीने है, 6 मंथ है, मिनिमम है,
अप टू कितनी है? 5 ईयर्स है। 6 महीने मिनिमम है, अप टू जाएगी 5 साल तक, अप टू जाएगी 5 साल तक। क्लियर है? प्लस जुर्माना तो लगेगा, जुर्माना जज डिसाइड करेगा, जो भी फाइन होगा जज के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, जुर्माना उल्लेखित नहीं होता। सजा 6 माह है मिनिमम, अधिकतम सजा इसमें हो सकती है 5 वर्ष कारावास हो सकता है आपको, और इस पर जुर्माना लगता है वो स्पेसिफाई नहीं होता, जज जितना जुर्माना लगाएगा, जुर्माने की राशि तय नहीं है, जज को जितना ठीक लगेगा जज उतना राशि तय करेगा। 5 ईयर्स, और जो फाइन होगा वो जज अपने हिसाब से लगा लेगा, जितना भी नुकसान हुआ होगा उस हिसाब से फाइन लगा लेगा। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे हम बात करते हैं सेक्शन 3 का 2, अगले पेज पर हेडिंग डाल लीजिए, सेक्शन 3 का 2, जो हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, सेक्शन 3 का 2। अगर बोर्ड ठीक से चल रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं बाबू, मैं बोर्ड ठीक कराना मुझे पड़ेगा। हाँ, सेक्शन 3 का 2 हम देखते हैं, सेक्शन 3 का 2, सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2, सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 की हम बात करेंगे कल। इसमें और अन्य प्रकार के दंड हैं और कल हम इस एक्ट को पूरा कर लेंगे। यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो का भाग 2 आए, आपसे विनम्र निवेदन है कृपया करके कमेंट में जरूर लिखें। प्लस आपसे विनम्र निवेदन है कि आपको ये मूल विधि कैसी लग रही है। मैं संपूर्ण मूल विधि को यूट्यूब पे करा रहा हूं, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम जीत राणा टेलीग्राम पर मिलेगी, जीत राणा जीएस, खास लोग क्योंकि आप सभी खास हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बात बताऊं कि आपको पूरी की पूरी जीएस यूपीएसआई के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, आरआरबी के लिए, वो सब पूरी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप जाएंगे चैनल के ऊपर तो उस बारे में आप जान भी पाएंगे। बोर्ड हैंग है वरना मैं दिखा देता, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है हर चीज की, जरूर देख लीजिएगा। अगर आप यूपीएसआई के लिए पेड बैच चाहते हैं तो वह करियरविल एप्लीकेशन पर मौजूद है। उसमें करियरविल की अब तक की सबसे बड़ी टीम है, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के 3 से अधिक खास टीचर देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैथ के सेक्शन में आपको राकेश यादव सर, अभिनय सर, अद्वित्य सर देखने को मिल जाएंगे। रीजनिंग में आपको पीयूष वार्षणे सर, अरुण सर, भरत सर देखने को मिल जाएंगे। जीएस के अंदर कंप्लीट आपकी बेहतरीन टीम, हिंदी के लिए अरुण सर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप जरूर देखिएगा। इसका अगर आपको पार्ट 2 चाहिए जरूर बताना, और कल की ही क्लास के अंदर अगर मैं आपको बताऊं क्वेश्चंस पूरे करा दूंगा, इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो क्वेश्चंस भी कल पूरे करा दूंगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप दरोगा जल्दी बनेंगे। आपके दरोगा बनने के इंतजार में अभिलाषी मैं जीत राणा स्वागत करूंगा आपका अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,